गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं मंगरू का गुरु डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा आज क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 12 उसके लास्ट दिस ईयर यानी 2022 के नीट में जो क्वेश्चंस आए उसको डिस्कस करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। इस बार नीट में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन था एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर से, वो था आरएनए इंटरफेरेंस से, और दूसरा क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चंस जो थे वो थे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन से। ठीक है, एक आपका इंसुलिन से था एक क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा जो था आपका एडीए डिफिशिएंसी से था, ठीक है, जीन थेरेपी से था। तो देखो आप बीटी कॉटन से कोई क्वेश्चंस नहीं आया, आपका आरएनए इंटरफेरेंस से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आया, ठीक है। फिर आप देखोगे डायग्नोस्टिक से कोई क्वेश्चंस नहीं था, फिर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एनिमल उससे क्वेश्चंस नहीं था, एथिकल इश्यूज से नहीं था। तो इनकमिंग ईयर यानी 2023 में जो एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस कहां से कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटी कॉटन से, आप कर सकते हैं आरएनए इंटरफेरेंस से, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिजीज डायग्नोस्टिक्स जो है उससे, एनिमल वाले पार्ट से कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एनिमल्स और एथिकल इश्यूज से। तो आप यदि जो मैंने अभी तक सिर्फ आपको एक पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, यदि आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पक्का हम आपसे बता रहे हैं आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है। जितना बाहर से भी जा सकता है यदि उतना मैंने वहां पे कवर किया है। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है पर आप देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यदि 1 से 2 बार उस वीडियो को देख लिए फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो आप जाकर हम आपसे यही कहेंगे जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं आप उसे देखिए, और आप बायोटेक्नोलॉजी जो है उससे 8 to 10 क्वेश्चंस आएंगे, वो आप इजीली सॉल्व कर दोगे, कोई भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग जो 3 क्वेश्चंस आया था वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजी क्लास 12 का है, ठीक है, चैप्टर 12। इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का नीट का, ठीक है, नीट में आया था। तो देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। नाउ आप रिकॉल करो ट्रांसपोजोन्स हम लोग कहां पढ़े थे, तो आपने पढ़ा होगा आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में एनसीईआरटी में एक लाइन है कि वायरस और ट्रांसपोजोन्स, वायरस एंड ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स को क्या होता है, जंपिंग जीन्स। क्या होता है, जंपिंग जीन्स। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस डीएनए में जो है डीएनए का ही पार्ट होगा, ट्रांसपोजन क्या होगा, डीएनए का ही पार्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये डीएनए है, ये एक पार्ट हो गया, तो यहां से कट होगा और एक नए प्लेस में जंप कर जाएगा, या फिर ये यहीं पे रहेगा, आरएनए बनाएगा, फिर इसका सीडीएनए बनेगा, और फिर यहाँ पे यानी थ्रू वाया आरएनए ये जो है जंप कर रहा है, यानी एक जीन यहाँ पे भी रह जाएगा, नया जीन यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, और जब ये नया जीन ये नए प्लेस में इंसर्ट होगा इस जीन का फंक्शन खराब कर देगा, तो ट्रांसपोजन को भी काउंटर करना पड़ेगा। तो जो आप देखेंगे नेचुरली सेल जो है ना अपना डिफेंस के रूप में यूज करता है आरएनए इंटरफेरेंस को,
उसको और क्या कहते हैं, जीन साइलेंसिंग। तो जीन साइलेंसिंग जो है एक मेथड है वायरस को या ट्रांसपोजोन, कैसा ट्रांसपोजोन, जो जंप करता है थ्रू आरएनए, यानी पहले जीन क्या बनाएगा, आरएनए, फिर वो जंप करेगा और नए प्लेस पे जाके फिर डीएनए बना के इंसर्ट हो जाएगा। तो जो ट्रांसपोजोन एक डायरेक्टली भी जंप कर सकता है, वहां से कट हो जाएगा और नए प्लेस पे जाकर बैठ जाएगा। दूसरा, पहले प्लेस पे ही जीन रहेगा लेकिन आरएनए बना देगा और वो जाके नए प्लेस पे डीएनए बनकर फिक्स हो जाएगा। तो हमारा सेल्स यानी यूकैरियोट्स में जीन साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, कोई भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होगा, बैक्टीरिया में नहीं होगा। तो यूकैरियोट्स इसको क्यों यूज करता है, यूकैरियोट्स यूज करता है डिफेंस पर्पस से के लिए, ठीक है। तो ट्रांसपोजन और वायरस दोनों को ये साइलेंट कर देता है, किल कर देता है, ठीक है, डिग्रेड कर देता है। तो देखो आप ऑप्शंस देखो आप, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपको पता है इसमें प्राइमर यूज होता है, ट्रांसपोजन यूज नहीं होता, ये नहीं होगा। जीन साइलेंसिंग अभी हम आपको बता रहे थे, पहले जब आप मेरा वीडियो देखेंगे जीन साइलेंसिंग पे, वहां पे भी मैंने बताया ट्रांसपोजन के बारे में, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। इस ऑटो रेडियोग्राफी में भी नहीं होता है, यहाँ पे आपको पता है ऑटो रेडियोग्राफी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं, जीन सीक्वेंसिंग ये भी यहाँ पे नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर इज डी। तो ये आपका एक क्वेश्चन कहां से आ गया, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस और जीन साइलेंसिंग। आरएनए इंटरफेरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जीन साइलेंसिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इन जीन थेरापी, ये अभी तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, आप कल से परसों तक में मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा और मैं आपसे बोलूंगा कि आप एक बार देखना जरूर, नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे वीडियोस मत देखना, लेकिन हम आपसे पक्का कह रहे हैं, हो सकता है मेरा वीडियो जो है 15 मिनट 20 मिनट दूसरे लोगों से बड़ा होगा, लेकिन ये पक्का हम आपसे कह रहे हैं कि उसमें कंसेप्ट समझाने के लिए हम टाइम लेते हैं, ठीक है। मेरा एक ही एम है कि आपको समझ में आना चाहिए, एक बार आप वीडियो देखें और फिर जब आप पढ़ाई करें तो एकदम समझ में आ जाना चाहिए, एकदम जैसे मूवी चलता है ना, ठीक है, वैसे एकदम क्लियर होते जाना चाहिए कि हाँ फाइन ऐसे होगा एकदम क्लियर होना चाहिए, ये मेरा एम होता है। इसके लिए मुझे टाइम भी लगता है वीडियो बनाने में और थोड़ा वीडियो मेरा बड़ा भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इन जीन थेरापी ऑफ एडिनोसिन deaminase ADA deficiency, the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes। कौन सा, genetically engineered lymphocytes। आपको पता है ना कुछ जैसे ये जो डिफिशियंसी है एडिनोसिन डीएमिनेज का, वो जो डिजीज काउज करता है उसको कहते हैं स्कीड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जिस पर्सन में, जिस बच्चे में ये जीन खराब हो जाता है, आपको पता है ना एडिनोसिन डीएमिनेज जो है वो एक जीन से बनता है, ये एंजाइम है जिसको जीन बनाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टी सेल्स के लिए खास करके, यदि ये खराब हो जाएगा ना तो टी सेल्स मर जाता है, ठीक है। क्यों मरता है, ऑल दोस थिंग्स जब हम आपको वीडियो बनाएंगे ना तो हम आपको बताएंगे, अभी उसमें हम नहीं जा रहे हैं। तो मान लिया एक पर्सन है, उसका ये खराब है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिम्फोसाइट्स को निकाल लेते हैं, लिम्फोसाइट्स को निकाल लेते हैं और रेट्रोवायरस के साथ में, रेट्रोवायरस इसमें अच्छा जीन, इसका जो अच्छा जीन होगा वो इसमें डाल देते हैं, फिर इसको इन्फेक्ट करते हैं तो अच्छा वाला जीन इसके अंदर आ जाता है। लेकिन आपको पता है ना कि इसका तो कुछ जो भी लिम्फोसाइट्स है उसका लाइफ होता है, लाइफ स्पैन होता है, उतने दिन के बाद वो मर जाएगा। तो इसको फिर हम लोग बाहर में कल्चर कर करके रखे रहते हैं,
और फिर इसको, ठीक है, ये नॉर्मल जीन के साथ में है, तो जब आप इसका ट्रांसफ्यूजन करेंगे, यानी जब ये पेशेंट में आप डाल दोगे तो क्या होगा, ये बनने लगेगा। तो जब तक ये सेल्स रहेगा तब तक ये बनेगा, बाद में तो ये मर जाएगा। और आपको पता है लिम्फोसाइट्स तो लिम्फोसाइट डिवाइड होकर बनाता नहीं है, यदि ये डिवाइड करता तब तो आप एक बार डाल देते तो हमेशा वो चलते रहता, लेकिन उसके लिए तो बोन मैरो चेंज करना पड़ेगा, वहां बनता है। तो मान लिया इसका लाइफ 15 डेज है, तो फिर 15 डेज के बाद आपको फिर से जो आप रखे हुए हैं कल्चर में उसको फिर से डाल दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं आप इस डिजीज में, सबसे पहले कुछ लिम्फोसाइट्स, यानी जो पर्सन्स बीमार है उसके लिम्फोसाइट्स को निकालते हैं, और उसका जो खराब जीन है तो उसमें हम लोग खराब जीन को हटाते हैं, वो तो वहीं पड़ा रहेगा। रेट्रोवायरस यानी वायरस होता है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, रेट्रोवायरस, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आप डाल दो और वो क्या करेगा, वो चला जाएगा लिम्फोसाइट्स में, और अब लिम्फोसाइट्स को बाहर में कल्चर करते रहो और बार बार मतलब 15 डेज पे दिए, फिर बाद में 15 डेज पे दोगे, तो इस तरह से जो है आप इसको ट्रीट कर सकते हो, लेकिन बार बार देते रहना पड़ेगा। तो कह रहा है इन जीन थेरेपी ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशिएंसी द पेशेंट्स रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब क्या क्या होता है, यानी एक टाइम के बाद फिर से देना, फिर टाइम, पीरियोडिक यानी रिपीट करना, ठीक है, रिपीट करना। मान लीजिए 15 डेज है तो 15 डेज के बाद फिर से दोगे, उसके बाद फिर 15 डेज के बाद दोगे, इस तरह से जो है इसको पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, ठीक है, यानी ये लिम्फोसाइट जिसमें आपने जीन डाला हुआ है, अच्छा वाला जीन डाला हुआ है, उसी को कहेंगे ना जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, तो उसको आप देते रहते हो। तो पूछ रहा है, वही क्वेश्चन है कि क्यों देते हैं। तो फर्स्ट, रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स, ठीक है, सब पढ़ते जाओ आप। रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स, gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into cells at embryonic stages. Lymphocytes from patient's blood are grown in culture outside the body. Genetically engineered lymphocytes are not immortal cells. ठीक है, अब इसमें से आपको यानी कि बार बार क्यों आप देते हो ये आपसे पूछ रहा है। तो रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, रेट्रोवायरल वेक्टर ही डीएनए को लेके जाता है, लेकिन ये तो कार्य इसका नहीं हुआ। जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट एम्ब्रायनिक स्टेजेस, ये तो करते नहीं हो आप। लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड, ये भी नहीं है। तो एक्चुअली ये करते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट्स निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, पहले उसमें एडीए जीन डालते हैं, अच्छा वाला, ठीक है, एडीए जीन डालते हैं, फिर उसको कल्चर करते हैं। लेकिन क्वेश्चंस कह रहा है कि बार बार आप रिपीट क्यों करते रहते हो। तो रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि वो इमोर्टल सेल्स नहीं है। इमोर्टल का मतलब क्या होता है, वो डिवाइड करते रहता है। जैसे इमोर्टल कौन सा है, बैक्टीरिया, 1 से 2, 2 से 4 बनते रहता है। ये तो इसके साथ में केस है नहीं, ये तो एक लाइफ स्पैन पूरा करेगा, मर जाएगा। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल सेल्स। तो आंसर क्या होना है, डी। क्योंकि वो इमोर्टल नहीं है, वो डिवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए आपको बार बार देना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा डी आपका। अब देखो नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट्स related to human insulin are given below. Which statement is are correct about genetically engineered insulin? अभी देखना, हमें 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब ये कह रहा है, देखो गौर से पढ़ना, which statement is are correct about genetically engineered insulin? इसके बारे में पूछ रहा है, यानी किसके बारे में पूछ रहा है, ह्यूम्यूलिन के बारे में पूछ रहा है, जो आप बैक्टीरिया में बनाते हो। तो देखो आप
प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, सही है। इंसुलिन जो है प्रो हार्मोन यानी इनएक्टिव इंसुलिन जो है सच में उसमें आपको पता है ना, ए और बी को कौन जोड़ता है, सी जोड़ता है, ये सी है, दोनों को कनेक्ट करता है बी और ए को, है ना। तो ये भी सही है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली इन ई कोलाई, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग सल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। अब जब आप पढ़ोगे ना ह्यूमुलिन प्रोडक्शन यानी इंसुलिन प्रोडक्शन इन ई कोलाई, तो वहां पे ए और बी दोनों हम लोग अलग अलग बैक्टीरिया में प्रोड्यूस करते हैं, और फिर ए और बी को मिक्स कर देते हैं तो दोनों के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये भी सही है। उसका इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग्स, पहले जो है या अभी भी कैटल एंड पिग्स, ये भी सही है। Pro hormone insulin needs to be processed for converting into a mature and functional hormone, यानी इसमें से जब तक आप सी को हटाओगे नहीं तब तक इंसुलिन हमारा मैच्योर एंड फंक्शनल नहीं होगा, ये भी सही है। Then some patients develop allergic reactions to the foreign insulin, ये भी सही है। यदि आप कैटल का या पिग का इंसुलिन डालोगे तो ये भी सही है, ठीक है, वहां पे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, यानी पांचों का पांच स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यहाँ पे तो ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं, तो देखो ये क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, इंसुलिन के बारे में नहीं पूछ रहा स्टेटमेंट्स, ये कंफ्यूज करने के लिए देखो ये सारा, ये कह रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो जेनेटिकली ये सब तो ये तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग में नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, कैटल पिग से थोड़े ना लेते हैं, वो तो बैक्टीरिया बनाता है, यहाँ पे भी प्रो हार्मोन तो बनता नहीं है, और जब आप बैक्टीरिया में बना रहे हैं वो तो एग्जैक्टली सिमिलर है ह्यूमन का, तो वहां पे ये भी नहीं होगा, एलर्जिक रिएक्शंस भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, सिर्फ बी, सिर्फ ये वाला होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस में ए बी एंड डी ओनली, ये गलत है, ठीक है। जो इंसुलिन हम लोग बैक्टीरिया में बनाते हैं उसमें थोड़ी ना ये सब होता है, बी ओनली, ये आंसर सही हो जाएगा। सी एंड डी, सी एंड डी ये भी नहीं है, सी डी ई ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। तो ये दोनों हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो अपलोड कर देंगे, आप जरूर देखना, देखोगे आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी एग्जाम में, चाहे बोर्ड का एग्जाम लिखो, चाहे नीट का एग्जामिनेशन लिखो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिखो, कोई भी इंटरव्यू में जाओ, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करो, आप देखना एक बार वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा आप देखेंगे, उसका कुछ भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी समझने में, ठीक है। तो चलो हम लोग देख रहे थे 2022 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। 23 में इंपॉर्टेंट हो जाता है बीटी कॉटन, आप एक्सपेक्ट करना, और डायग्नोस्टिक से एक्सपेक्ट करना, आरएनए इंटरफेरेंस वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एनिमल्स, नई है क्वेश्चंस, एंड देन एथिकल इश्यूज, ओके। सो विद दिस नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर से होगा, ओके। सो थैंक यू सो मच।